जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने 13 जुलाई 1931 के नरसंहार पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्विटर पोस्ट पर कहा, 13 जुलाई को मारे गए लोग शहीद नहीं बल्कि देशद्रोही थे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें लूटीं और तत्कालीन शासक के खिलाफ हिंसा भड़काई। अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उन्हें शहीद का दर्जा देती रही है, लेकिन हमारा मानना है कि वे देशद्रोही और आतंकवादी थे। हम इस तरह की विकृत कहानियों को हावी नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई के हकदार हैं। असेंबली सेशन में एज लीडर ऑफ अपोजिशन मेरी स्पीच सुनी होगी। मैंने योम शोधा को ट्रेटर्स कहा और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये मैंने विकार में एनालिज किया था कि वो ट्रेटर्स थे। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक द्रोह छेड़ा था। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी। कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी, उनका नरसंहार किया और उसके बाद पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको शहीद का दर्जा दिया था। 370 हटने के बाद जहाँ पे अलगाववादी आतंकवादी पत्थरबाज ठिकाने लगे, वहाँ पे उन 100 काल शहीदों को भी गद्दार का एक तमगा मिला है। हम उन्हें गद्दार मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं दोबारा कहूंगा, प्रोवोकेटिव एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। उन गद्दारों के नाम पे, आतंकवादियों के नाम पे, अलगाववादियों के नाम पे, सो कॉल्ड वो क्या प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के नाम पे दोबारा से वहां के जज्बात को उजागर करना चाहते हैं, जो उनकी गलतफहमी को कभी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा, हम 30 लाख बहनों को सब्सिडी दे रहे हैं। हमने 46 करोड़ 34 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मदद दे रहे हैं। से संबंध बना रहे हैं, बहन भाई के प्यार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 30 लाख बहनों को गैस की सब्सिडी के माध्यम से आज 1550 को हमने लाडली बहना की राशि दी है और 46 करोड़ 34 लाख की राशि गैस की सब्सिडी की भी दी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से प्रति गैस सिलेंडर 450 की मदद और उससे आगे बढ़ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारी कल्याणी बहन, थोड़े से दिव्यांग भाई बहन जो 60 साल से ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार विचार भी कर रही है। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में अभियान चलाया गया है। आज कई युवाओं ने इस पहल में भाग लिया है। साइकिल प्रदूषण और यातायात की समस्या का भी समाधान है। मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल एक क्रम बन चुका है। साइकिलिंग ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ये ट्रैफिक का समाधान भी है और साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग ये फिट रहने का मंत्र है और इसलिए इस संडे सारे देश में 7000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। कैथल हाफ मैराथन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं कैथल के युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह दौड़ नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए है। प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित बनाने का जो सपना है, वो तभी संभव है जब युवा नशे से मुक्त होंगे। हम विकसित भारत में योगदान देने के लिए विकसित हरियाणा बनना चाहते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। नशे की लत के शिकार लोगों को प्यार और देखभाल से संभालना चाहिए। युवा साथियों को, बेटियों को, कैथल के सीनियर सिटीजन्स को, कैथल की महिलाओं को और कैथल के सभी नागरिकों को आज जो नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चल रहा है, उस निमित्त हरियाणा उदय के
प्रोग्राम के निमित्त आज कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है और इसमें आज कई हजार बच्चों ने, कई हजार कैथल के नागरिकों ने आज इस नशे के विरोध इस अभियान में आज पार्टिसिपेट किया है, हिस्सेदारी ली है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के देश में गति से काम हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा युवा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। जब वो स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा मोदी जी का संकल्प वो पूरा होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी में ही हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उदय के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना कि कोई भी युवा नशे की तरफ न जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं, उनको ठीक रास्ते के ऊपर हमें ले जाने का काम करना है। जो नशे में फंस जाते हैं, मैं नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे सभी संत गणों ने, हमारी महिलाओं ने साइक्लोथॉन यात्रा को अपना समर्थन दिया था। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा साथी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, उससे दूरी न बनाएं, उससे नजदीक लाएं, प्यार से बात करें ताकि ठीक रास्ते पे उसको ले जाया जा सके। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के पहले राशन कार्ड बनवाएंगे और फिर उन्हें मुफ्त राशन दिलवाएंगे? अब क्या ये राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों के वोटर कार्ड भी बनवाएंगे? ये दिल्ली के चुनावों में भी देखा गया था कि किस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया था। ये उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों को भी पहले राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उनको मुफ्त का राशन दिलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियों पर भी उनको लाभ दिलाएंगे, और अब चुनाव जीतने के लिए क्या उनके वोटर आई कार्ड भी बनाएंगे? और ये दिल्ली के चुनाव में भी देखा गया था किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया था। और आज पश्चिम बंगाल हो या अन्य ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आज घुसपैठियों को शरण और वोटर आई कार्ड देने तक की नौबत आती है, तो ये अपने आप में उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा, हम सभी अपने राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। देश भर में समान रूप से हमने निवेशकों का जो यज्ञ चलाया हुआ है, हमें उसका बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। इसी साल विदेश की यात्रा के लिए मैं आज से 19 तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहने वाला हूं। हम वहां भी अपने विदेशी निवेशकों को जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की संभावनाओं से परिचित कराएंगे। 2024 के रिजल्ट और इस रिजल्ट में हमेशा की तरह मध्य प्रदेश फिर अपने अलग अलग शहरों के कारण से एक बार फिर गौरवान्वित होने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी से लगाकर सभी चुनी हुई बॉडी के सारे महापौर, MIC मेंबर, पार्षदगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता, सबको बधाई। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के
इंदौर को जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। तो एक तरह से 8वीं बार वो इंदौर फिर अपने इसी स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में फर्स्ट आया है। मैं बधाई देना चाहूँगा इंदौर को, और न केवल इंदौर, और गौरवान्वित करने वाली बात है उज्जैन भी 3 से 10 लाख की श्रेणी में टॉप कर रहा है। ये भी पूर्व में गौरवान्वित वाली सिटी के लीग में आएगा। इसी प्रकार से 20,000 से कम आबादी का बुधनी नामक हमारा छोटा सा नगर, लेकिन उसको भी ये गौरवान्वित करने का मौका दे रही है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपके माध्यम से स्वच्छता का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया था, मध्य प्रदेश उनकी भावना के आधार पर कदम से कदम मिला के चलने के लिए देश भर में तैयार है। इसी प्रकार से इस साल की जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है, जिसके आधार पर उसको अपना खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता, तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर भी उसी श्रेणी में है, भोपाल और ग्वालियर उस श्रेणी में है जिनके कारण से हमको लगता है कि हाँ, भोपाल की राजधानी के रूप स्वरूप पूरे देश की राजधानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच रही है। आइए हम सब अपने ये स्वच्छता संरक्षण के इस मापदंड के आधार पर हमारी जीवन में भी ये धारे कि हम अपने नगर को स्वच्छ रखें, घर में स्वच्छता रखें, मोहल्ले कॉलोनी में स्वच्छता रखें, और अपनी जो आदर्श जीवन शैली है उसको दुनिया के बीच में प्रदर्शित करने का प्रयास करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम लोगों ने 2020 में साफ तौर पर घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने 50 लाख के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब 2025 से 2030 की सरकार जो एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, यहां उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिहार में लगातार बढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सही हो गई है, गांव में लोग रहने लगे हैं, पलायन रुक गया है। लालू यादव के समय में पलायन 11% था, अब घटकर 4% से नीचे चला गया। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने पिछले 2020 में यह घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उसके एवज में हमने 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब आगे जो 2025 से 30 की सरकार एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए जो हमारे नेता सरदेव भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो इस बिहार में काम किया गया, उनके नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा। और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सकता है। तो इसलिए पूरा इंडस्ट्री को बढ़ावा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मोदी जी और नीतीश जी के कृपा से बिहार में लगातार बढ़ रहा है। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुका, बिजली सेक्टर सही हो गया, गांव में लोग रहने लगे, पलायन रुक गया। पलायन जो 11% लालू जी के राज में था, वो 4% से नीचे चले गए। तो इससे मतलब है कि गांव में लोग रहना चाहते हैं। अब यहाँ रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। अब ये पूरा काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए लक्ष्य तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। युवाओं की संख्या बिहार में ज्यादा है, ऐसे में युवा बाहर जा रहे, तो अब ये चीज और तेजी से रुकेगा? नहीं, अब जा नहीं रहा है, एकदम कंफर्म रही है। मैंने क्या कहा, 11% लालू जी के राज में, 2010 में 7%, अभी 4% से नीचे चला गया। अब लोग पलायन नहीं करते हैं, मजबूरी का पलायन नहीं है। अब अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको जाना ही चाहिए, हम लोग भी स्वागत कर। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए ने संकल्प लिया है, उसमें एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करेंगे हम लोग
और उस घर में पता लगाएंगे कि इस घर का जो नौजवान है, जो पलायन किया या बाहर गया है, क्यों गया है। यदि उनको रोजगार देना है तो बिहार में उसकी स्थापना की जाए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार के किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो। एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि बिहार को एक अराजकता में बाकायदा धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि आप अपने एजेंडे को बीते कई महीनों से अगर गौर से उसका कंटेंट एनालिसिस करिए तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में सिस्टमैटिकली धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री का बयान मैंने देखा कल, उनकी भी चिंता सार्वजनिक हो रही थी। हालांकि ये बड़ा बेईमानी लगता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका प्रधानमंत्री जी से और छोड़िए गृह मंत्री जी से, उनको बताइए ना कि भाई ये बिहार है, इसको आपने क्या बना के रख दिया, क्या बना के रख दिया। बाकी जगह फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हो, यहां नहीं। मतलब बिहार, एक तो इन्वेस्टमेंट के लहजे से बिहार को आप, अब मैं समझता हूं उसको गुजरात वाली नजर आपकी नहीं मिलती है जो गुजरात को मिलती है। और इवन क्राइम में ये चिंता का विषय होना चाहिए। महाराष्ट्र भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कोई विवाद नहीं है। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंध 400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कुछ घटनाएं समुदायों के बीच के रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकती। मुंबई में रहने वाला व्यक्ति पहले मुंबईकर है, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, और हिंदी और मराठी के बीच कोई विवाद नहीं है। भाजपा शिवसेना या मनसे को हिंदी विरोधी बताने की कोशिश करती है, जो कि गलत है। हम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का सम्मान करने और गंगा यमुना की पावन धरती को नमन करने आए हैं। मुंबई हमारी मां और पहचान है। भाजपा की भ्रष्ट राजनीति का उद्देश्य शहर को लूटना और कीमती जमीन बड़े उद्योगपतियों को सौंपना है। कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोई विवाद ही नहीं है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाता आज का नहीं है, 400-500 साल पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक गागा भट्ट जी ने किया था, जो वाराणसी से महाराष्ट्र गए थे। और आपको याद होगा छत्रपति संभाजी महाराज के परम मित्र हुआ करते थे कवि कलश जी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के कन्नौज से थे। तो ये दिखाता है कि कितनी पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है। इक्का दुक्का घटनाओं को आप पूरे समाज से नहीं जोड़ सकते। मुंबई में रहने वाला किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबसे पहले वो मराठी है, मुंबईकर है, वो किसी भी भाषा में बात करे, कोई हम अपमानित किसी को नहीं करते। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। तो माँ मौसी में कोई विवाद का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो इक्का दुक्का घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी सामने खींच कर लाती है और ये दिखाना चाहती है कि ये जो ठाकरे बंधु हैं या शिवसेना है या मनसे हैं, ये हिंदी भाषी के विरोधी हैं। कतई ऐसा नहीं। आपने देखा होगा हमेशा शिवसेना ने तो, बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि हम जात पात धर्म नहीं मानते, बल्कि राज्यसभा भी भेजते हैं हिंदी भाषियों को। तो कहां से हम हिंदी भाषी के विरोधी हो गए? हम उत्तर प्रदेश में बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना का सपना है उसे आगे बढ़ाने आए हैं। हम अपने कांवड़ यात्रियों को प्रणाम करने आए हैं। हम अपने यहाँ के मंदिरों में नतमस्तक होने आए हैं। हम उत्तर प्रदेश को उतना ही प्रेम करते हैं जितना महाराष्ट्र को प्रेम करते हैं। तो ये कोई विवाद नहीं है, ये विवाद राजनीति करने वाले लोग कर देते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की पावन धरा को प्रणाम करते हैं और हमेशा से, अरे भाई जहां गंगा नदी हो, जहां यमुना नदी हो, जहां काशी हो, वो तो हमारे लिए हमेशा पिता तुल्य ही तो रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पावन धरा पर महाराज के संदेश को लेकर आए हैं और आप सबको एक प्रकार से साधुवाद देने आए हैं, कि ये बताने आए हैं कि कोई विवाद नहीं है। हिंदी भाषी समाज और महाराष्ट्र भाषी समाज एक साथ है, एक साथ देश निर्माण में आगे बढ़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में हुई हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जिस भाषा में बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनकी सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। ये बिहार में जो हत्या हुई है वो दुखद है
और इसमें जो अपराधी शामिल है वो बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में कानून का राज है, 13-14 करोड़ आबादी है, पूरी ताकत से बिहार के चप्पे चप्पे पर कानून का राज है। फिर भी जब ये हत्या होती है तो हमें उसका दुख होता है, क्षोभ होता है। लेकिन जब भी कोई हत्या हुई है, अपराधी बख्शा नहीं गया। उस पर जिस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता। जो लोग जंगल राज का लबादा ओढ़े हुए हैं, जंगल राज का कंबल ओढ़कर वो सुशासन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए जंगल राज में सरकार, पुलिस और अपराधी का तालमेल होता था, उसी को जंगल राज कहते थे। आज अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। जो भी शामिल होगा वो पकड़ा जाएगा। पहले भी गोपाल खेमका की हत्या में जो शामिल था उसका इनकाउंटर भी हुआ, उसको जेल के सलाखों के पीछे भी एक को भेजा गया। और सरकार एकदम सख्त है, अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आज कश्मीर के लोग काला दिवस मना रहे हैं। आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उन सभी को न्याय मिले और एक आयोग गठित हो। यहाँ जितने मंदिर तोड़े गए थे उन सभी मंदिरों को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वापस बहाल किया जाए। हम इन सभी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, हम लोग कानून कश्मीर के माध्यम से आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का एक डिक्लेरेशन भी आज होने वाला है। और मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के कानून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। जिस तरह से यहाँ पे मंदिरों का भीषण रूप से मंदिर तोड़े गए हैं, उन सारे मंदिरों को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से। और साथ ही साथ ये बात घोषणा की जाए कि यहाँ पे नरसंहार हुआ, इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाए। और इन सारे डेटा को लेके, इन सारी डिमांड्स को लेके हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करेंगे और पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जितने लोग इस समय आज रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, जितने लोग आज भी विस्थापित हैं, जितने लोग अपने वापस होमलैंड में जाना चाहते हैं, उनको फुल सिक्योरिटी के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना के वो वापस अपनी होमलैंड में जा सके, उसके लिए जो भी एक डेटा कलेक्शन का काम है वो सारा काम हम करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।